नमस्कार। समस्त दुनिया में बसे हमारे सभी भारतीयों को हमारे पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान की, जो मध्य एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है और वहाँ पर हमारे हज़ारों भारतीय बसे हुए हैं और उनमें से एक बड़ा प्रतिष्ठित नाम है डॉक्टर अशोक तिवारी जी, जिनको आज हम अपने साथ अपने प्रोग्राम में लाए हैं। और हमारे साथ हमारे दूसरे साथी भूतपूर्व राजनयिक विनोद कुमार जी हैं, जो उज़्बेकिस्तान में लगभग 4 साल भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो विनोद जी, चूंकि आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है उज़्बेकिस्तान में और वहीं पर आपसे मुलाकात भी हुई थी, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा शुरू में, टू स्टार्ट अवर प्रोग्राम, कि आपने वहाँ पर 2015 से 2019 तक वक़्त गुज़ारा। तो आपकी भारत और उज़्बेकिस्तान के रिश्तों को लेकर क्या अचीवमेंट्स रही और ऐसी क्या उपलब्धियाँ रहीं? क्योंकि देखिए, उज़्बेकिस्तान पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, फिर 1991 में वहाँ से अलग हुआ और आज की तारीख में वो बहुत तेज़ी से तरक्की की ओर है। तो उस समय में आपने क्या-क्या किया? कुछ उसके बारे में बताइए संक्षेप में। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी श्रोताओं को धनतेरस की शुभकामनाएं और जी। आने वाली दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी आपको। जब उज़्बेकिस्तान में मैं पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि वहां के लोगों के दिल में भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी भावना है, बहुत ही प्यार है और एक सम्मान के साथ वो भारत को और भारतीयों को देखते हैं। जो हमारे संबंध हैं वो हजारों साल पुराने हैं और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि धीरे-धीरे जो हमारे संबंध हैं उनको एक नया आयाम मिल रहा है। बहुत से नए क्षेत्रों में हमारे ये रिश्ते जो कि हैं वो विकसित हो रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं, वो भारतीय भी हमारे वहाँ पर एक तरह से स्थायी राजदूत हैं और वहाँ पर मुझे अवसर मिला कि वहाँ पर कई लोगों को, जिनमें श्री अशोक तिवारी जी हैं, जिनसे मुलाकात हो और मैं उनसे समझूं और सीखूं उज़्बेकिस्तान के बारे में। और यह जो हमने वहाँ मेरे पहुँचने के 2 ही महीने बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रथम यात्रा हुई। अगले वर्ष फिर दूसरी यात्रा हुई और उसमें जो उनकी लीडरशिप के साथ में, उज़्बेकिस्तान की लीडरशिप के साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक आत्मीय भावना के साथ जो मुलाकातें हुई और जो उनमें एक सामंजस्य हुआ, उससे हमारे बीच बहुत समझौते हुए। और जब राष्ट्रपति वहाँ से आए भारत, श्री शौकत मिर्जियोयेव जी, तो उन्होंने यहाँ पर उनके सामने 17 एग्रीमेंट्स साइन हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। उस समय तक किसी भी देश के साथ एक विजिट में कभी इतने एग्रीमेंट साइन नहीं हुए थे। और हमने अनेक क्षेत्रों में, जिसमें कि न केवल हमारे जो पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, बल्कि हमने नए क्षेत्रों में भी हमने बहुत सारे जो है वो ऐसे एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें विज्ञान है, जिसमें एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है। इन सब चीज़ों में हमारे लगातार जो कि ये संबंध बढ़ते जा रहे हैं। और एक जो चीज़ वहाँ पर मेरे रहते हुए आरंभ हुई, उसको मैं कहूँगा कि जिसमें हमने कुछ समस्याएं थी वहाँ से, यूरेनियम को भारत कैसे लाया जाए, इस बारे में एक एग्रीमेंट था जो काफ़ी दिनों से लंबित था। वो एग्रीमेंट फाइनल हुआ। इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक डायलॉग शुरू हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे, जो बाद में बढ़कर के प्रधानमंत्री और हेड ऑफ स्टेट तक पहुंचा। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे कार्यकाल में वहाँ हुई और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि न केवल राजनीतिक स्तर पर, न केवल आधिकारिक स्तर पर, बल्कि दोनों देशों के बीच में भी आपसी समझ बढ़ी है और दोनों ही देशों के लोगों में ये भावना जगी है कि हमें अपने संबंध और मजबूत करने चाहिए, जिसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का भी योगदान रहा है। तो अशोक जी, आप तो कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और बिजनेस में हैं, जानते हैं वहाँ के समाज को।
ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसका क्या प्रभाव है वहाँ के समाज पर और विशेष तौर पे भारतीय लोग? जी नमस्कार। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले, और दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध पिछले 2 सालों से चल रहा है, ये यहाँ के रहने वाले भारतीयों पर एक बहुत ही एक बुरा प्रभाव डाले हुए है। सबसे बड़ा जो प्रभाव मुझे नजर आ रहा है, अभी मैं पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ। यहाँ यूक्रेन से कम 6,000 विद्यार्थी, 6,000 विद्यार्थी जो वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई अपना कर रहे थे, उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर यहाँ आनी पड़ी है। यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ और वहाँ की पढ़ाई क्योंकि ये सोवियत यूनियन था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सारे कंट्री अपने अपने सिलेबस को, पढ़ाई के तरीकों को अपने अपने तरह से बदल दिया। अब हुआ क्या कि वहां जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो सारे रशियन भाषा में पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, वॉर के पहले। अब रशियन भाषा वहां यूक्रेन में बहुत प्रचलित है, क्योंकि वहां जितनी चीजें होती है, रशियन और ये दोनों एक ही टाइप के लोग हैं, लैंग्वेज एक है, धर्म एक है। यहाँ आने पर पढ़ाइयाँ लगभग इनको फेस करने पड़े इंग्लिश में, चाहे उज़्बेकी में। ऐसे डॉक्यूमेंट पर तो ये लोग इंग्लिश की बात करते हैं, लेकिन इनके पास इंग्लिश टीचर नहीं है। अब लड़कों सबको ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि 3 साल, कोई वहां 3 साल बर्बाद किया, कोई वहां 2 साल किया, कोई 4 साल किया। अब ये कोई 5वें साल में यहाँ शिफ्ट हुआ है। 5वें साल में आने के बाद अब 5th कोर्स की पढ़ाई कैसे करनी है। जो आदमी पिछले 4 साल 5 साल रशियन में हर चीज समझा, यहां पहुंचे के बाद उसको इंग्लिश की टेक्नोलॉजी दी जाती है, उज़्बेकी में कुछ पढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो सारे जो इस तरह के जो विद्यार्थी हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं। लेकिन अभी हम लोग रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ के जो बाकी जो लोग हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए उनकी पढ़ाई थोड़ा वो ईजी हो जाए, वो लोग यहाँ सेटल डाउन हो जाए। इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो यहाँ प्रॉपरली यहाँ पढ़ाई आपको कंटिन्यू कर सकें। तो अब धीरे धीरे पिछले 1-2 साल में माहौल बदल रहा है और बच्चे अब अच्छा महसूस करना शुरू कर रहे हैं। ये पहला प्रभाव। ठीक है तिवारी जी, एक बात और बताइए कि जैसे आप देख रहे होंगे, आप तो व्यवसायी हैं वहां पर और लगभग 22-23 साल से हैं। जैसे जो गरीब देश हैं, अफ्रीका के ले लीजिए, चाहे फिर ये इधर एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह, जहां पर चीन का बहुत ज्यादा दखल हो रहा है और वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उज्बेकिस्तान आज से 5-7-10 साल पहले तो काफी गरीब था, तो वहां पर चाइना का कितना असर है? या ये जो विनोद जी ने बताया कि भी 17 एग्रीमेंट हुए थे और इंडिया और उज्बेकिस्तान के हजारों साल से रिलेशन है, तो इंडिया और अगर चाइना को अगर हम कॉम्पिटिटिव नजर से देखें तो ज्यादा असर वहां पर, ज्यादा प्रभाव किसका है? क्या चाइना वहां पर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है? और इंडिया के मुकाबले आपको क्या लगता है कि वहां पर जैसे बाकी देशों में चाइना ने अपने कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है, उज्बेकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है या हो रहा है? अभी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ फिक्की का डेलीगेशन आया हुआ था, और फिक्की के डेलीगेशन के बाद यहाँ के फिर हम लोग भारत के जो वित्त मंत्री जी हैं, श्रीमती सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, वो भी आई हुई थी यहाँ। तो हम लोग अलग अलग यहाँ के विभागों में गए, मंत्रालय में गए, अलग लोगों से मिलने की हम लोग को मौका मिला। तो हर जगह ये लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाए। पता ये चला कि हम लोग यहाँ के टॉप 20 इन्वेस्टर की लिस्ट में भी नहीं है। जहाँ का इन्वेस्टमेंट यहाँ सबसे टॉप इन्वेस्टर अभी चाइना बन गया है, जो आज से कुछ दिन पहले सबसे टॉप में कहीं रशिया थे, कोरिया थे, फिर उसके बाद टर्की था, उसके बाद चाइना था। सबको ओवरटेक करके चाइना नंबर 1 बन गया है, और हम लोग टॉप 20 में भी नहीं है। तो इंडिया का सारा मार्केट धीरे धीरे, जहां जहां इंडिया था थोड़ा बहुत पहले सोवियत यूनियन के समय में कह सकते हैं, चाहे उसके बाद भी, उस सब चाइना ने अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि
एग्रीमेंट साइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों बहुत फर्क होता है। एग्रीमेंट ठीक बात होते हैं, सारे राजनीतिक अपना मेहनत करते हैं, लेकिन उसको फिर दोनों मिनिस्ट्री लेवल पर बात होनी चाहिए, फिर वहां की जो टीम होती है दोनों को उस पर एक्शन लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ये नहीं हो पाया। चाइनीज लोग तो इतना एग्रेसिव हैं कि किसी फील्ड को नहीं छोड़ रखे हैं अभी। एक ही फील्ड है जहां हम लोग अपने को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, वो मेडिसिन का है, दवाइयों का है। क्योंकि दवा में उनके पास प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि उनकी रेगुलेटरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब उसका भी लोग उपाय ढूंढना शुरू कर दिए। अब इंडिया के टॉप जो एम फार्मा साइंटिस्ट लोग हैं जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं इंडिया के, वहां वो लोग अनाप शनाप सैलरी देकर उन लोगों को उठाना शुरू कर दिए। अगर ऐसा वो लोग करने में सफल हो जाए तो एक सेक्टर बहुत बड़ा है जो फार्मा का, बहुत स्ट्रांग हम लोग। आज भी उज्बेकिस्तान मार्केट में हम लोग का 68% स्टेक इंडियन फार्मा का है। लेकिन ठीक है, समय के अनुसार थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, टाइम बिंग हम लोग डाउन हो गए हैं, लेकिन ठीक है, वो टाइम बिंग है, फिर हम लोग कॉप अप कर जाएंगे, हम लोग आगे फिर अपने स्टेक को ले सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि चाइना के जो एग्रेसिवनेस है, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है चाइना हर सेक्टर में, वो चाहे फार्मा हो, एनर्जी हो, मोबाइल हो, रोड हो, हर जगह चाइना है। हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट एक अच्छी बात लगी, अब यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा सजग हुई है, जगी है, और बहुत जगहों पर अब इंडियन कंपनियों को मौका मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि उनका कहीं भी टेंडर में बिड ऐसे कोट करते हैं ना जिसको कोई मार्केट में तोड़ ही नहीं सकता है जी। क्योंकि उनके हर बिड पर गवर्नमेंट का सब्सिडी होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। आज यहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, डेऊ ने कभी यहाँ प्लांट डाला था, और जो कोरियन कंपनी है, और बहुत एग्रेसिव लोग काम किए, और बहुत पिछले 15 साल इतने बड़े लेवल पर कि हर आदमी घर में अगर कोई गाड़ी है तो देव का निक्सिया होता था यहाँ। लेकिन 2 साल में चाइना ने ऐसा किया कि सारे देव को रिप्लेस कर हर घर में अपना BYD पहुंचा दिया 2 साल के अंदर। अच्छा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चाइना का पूरा मार्केट ले लिया उन्होंने। तो विनोद जी, आप तो बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट किया है आपने। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती, आज अशोक जी ने भी उसे रेखांकित किया है, 6000 बच्चों की बात इन्होंने की जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। भारत देखिए इतना बड़ा देश है, हजारों यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे, फिर भी भारतीय बच्चों को इस प्रकार के छोटे छोटे देशों में, और मतलब जहां भी देखो वहां यूक्रेन की लड़ाई हुई तो वहां हमें रिलोकेशन देखने को मिल रही है बच्चों की। मतलब ऐसा क्या है जो भारत अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहा? क्या आपने कभी इस विषय पे सरकार को कोई संदेश दिया कि भाई ये, और दूसरा किसी भी युद्ध की स्थिति में ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाती है, बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाती है, देश के युवा बच्चे बाहर फंसे हुए हैं और वो आ रहे हैं, और एक बड़ी न्यूज है ये। तो इस बारे में थोड़ा बताइए, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए डॉक्टर विजय जी, ऐसा है कि ये जो समस्या है वो समस्या इस बात की है कि जो सभी बच्चे हैं भारत में, उनके पेरेंट्स और काफ़ी बच्चे स्वयं, वो सभी चाहते हैं कि प्रोफेशनल डिग्रीज मिलें। और भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस, अभी तो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं उन सभी को एडमिशन भारत में नहीं मिल पाता है। और आपको मालूम होगा कि उसमें बड़ी एक कड़ी प्रक्रिया है चयन की, कि मेडिकल कॉलेज में कौन पढ़ाई करेगा, एग्ज़ाम होते हैं नीट के, फिर उसके बाद में आपका काउंसलिंग के बाद एलोकेशन होता है। तो बहुत से बच्चे जो चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उतने अधिक मेडिकल कॉलेज अभी भी नहीं बने हैं कि जिन सभी बच्चे जितना पढ़ना। और जैसे जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। और आप भारत में तो आपको अनुभव होगा ही कि सभी पेरेंट्स की ये इच्छा होती है, अब तो खैर माहौल बदल गया, मगर ये एक इच्छा रहती है बंद हो गया कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो वह एक चीज़ है, लोगों को सोचना होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा अन्य भी बहुत से फील्ड हैं, अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर कि
शिक्षा प्राप्त की जा सकती है और बच्चे वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप तो यूएसए में है, यूएसए में देखिए कितने सारे कॉरपोरेशंस में इंडियंस कितनी ऊंची पोजीशंस पर पहुंच गए हैं, जो ना डॉक्टर हैं और ना ही इंजीनियर हैं, लेकिन आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कुछ लोगों ने अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अलग अलग लोग हैं, बहुत ही अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो लोगों को धीरे धीरे मेरे विचार से ये सोचना होगा कि कार्य करने के लिए, ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि समस्या तो है, आप दूसरे देश में जाकर के पढ़ते हैं, सभी तो अंग्रेजी भाषी देश नहीं है, जो अंग्रेजी भाषी देश है वहाँ भी एडमिशन की वही समस्याएं हैं जो भारत में है। तो लोग ऐसे देशों में चले जाते हैं जहाँ की भाषा ही पढ़ाने की कुछ और होती है, जी और जी इस तरह की समस्या हो, अगर डिग्री मिल गई आपको तो ठीक है, पर अगर बीच में कुछ समस्या हो गई तो इस तरह की जो इश्यूज है वो उठते हैं, और ओके। ये हमारे सामने समस्या। मेरा एक सेकंड, मेरा तिवारी जी से एक सवाल है। तिवारी जी ने जैसे बताया कि चाइना ने पूरी तरह से अपना साम्राज्य बिछा दिया है उज्बेकिस्तान में। तिवारी जी, मैं जानना चाहता हूं कि अभी हमने पीछे सुना था कि एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी ने उज्बेकिस्तान में बहुत पैसा लगाया और उन्होंने पूरे तरीके से हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे टूरिज्म है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सब में उन्होंने हजारों करोड़ों रुपया लगाया। तो क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं या वो कंपनी अभी चल रही है, और वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा क्या है कि मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम है या अथॉरिटेरियन है, कैसा है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? तिवाड़ी जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, क्योंकि आप सोवियत रशिया के सदस्य थे कभी बरसों से, और उसका कितना प्रभाव है आपकी इकोनॉमी पे अभी भी? मैंने सुना है कि बहुत सालों तक आपके यहाँ से पैसा बाहर लेके बिजनेसमैन जा नहीं सकता था और बड़ी कठिनाई थी इस मामले में। उस बारे में भी थोड़ा बताइए। नहीं, प्रश्न तो बिल्कुल सही है। जब मैं आया यहाँ 2002 में, मुझे 22 से 23वां साल शुरू हो गया मेरा, तो मैं इस 22 साल में 17 साल में काम किया जब इस देश की पूरी आर्थिक नीति पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। मीन्स ये देश की आर्थिक जितनी भी मीन्स ट्रेड हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, बैंक की पॉलिसी हो, ये कहीं ऐसा नहीं था कि आप अगर किसी चीज को यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के अगेंस्ट उस पैसा को बाहर भेज सकते हैं। और ये भी नहीं लिखा था नहीं भेज सकते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ था कहीं। लेकिन हम लोग 17 साल, उसके बावजूद भी 17 साल ऐसी जो टोटल देखा जाए 27 साल यहाँ इंडिपेंडेंस का हो गया ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। नहीं, जब मीन्स 27 साल तक यहाँ की इकोनॉमी बंद रही थी और पिछले 6-7 साल से यहाँ की इकोनॉमी खुली है। तो जिस समय इकोनॉमी बंद थी उसका भी एक रास्ता होता था, सारे जो भारतीय भाई आते थे या दूसरे लोग जो बिजनेसमैन आते थे उनका एक रास्ता होता था काम करने का और यहाँ से पैसा निकालने का। लेकिन तरीका था कि आप अगर माल लाते हैं 100 रुपये का, तो 100 रुपये का माल यहाँ से आप बाहर भेजिए, उस बाहर के जो माल आप यहाँ से भेजिए उसका पैसा कंट्री में आएगा, उस पैसे को फिर दोबारा भेजकर अपने जो इंपोर्ट किया उसको क्लोज कीजिए। मीन्स बार्टर ट्रेड होता था। ये चलता रहा 2017-18 तक, 18 तक या 1890 तक वो चला। मीन्स 2002 से लेकर और 2019 तक, मीन्स 17 साल हम लोग इस बेसिस पर काम किए, बार्टर ट्रेड किए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये समय था, उस समय में जो यहाँ की जो एक शासन, जो कहा जाए कि आर्थिक जो व्यवस्था बनी हुई थी, सब लोग उसी व्यवस्था में ढल गए थे कि यहाँ का यही बिजनेस का तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम लोग भी आए, जैसे मैं यहाँ खाली हाथ आया था और मैं अपना कारोबार शुरू किया 2002 में। मैं पढ़ाई खत्म किया मॉस्को में पढ़ाई खत्म किया, या फिर यहाँ आया। तो एक फायदा मुझे क्या मिला उसका, जो सर अपने बात के शुरू में जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ भारतीयों की इतनी कदर है, आज भी है, इतनी कदर है कि मैं पहले मॉस्को से गया तुर्कमेनिस्तान से गया, फिर अजरबैजान से आया, फिर कजाकिस्तान। मुझे इन तीनों कंट्री में कहीं कोई ऐसा नहीं आदमी नजर आया जो इंडियन को इतना चाहे, इतना प्यार करे और मदद करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जब उज्बेक आया था 2002 में, तो यहाँ जो लोगों का प्यार मिला, और उसी प्यार की वजह से मैं यहाँ अपना बिजनेस करने का फैसला उसी दिन कर लिया था, जो भी करूँगा यही करूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमी बंद होने के बावजूद भी मुझे पता लग गया कि यहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन यहाँ के लोग इतने अच्छे निकले, वो मुझे मदद करना शुरू किया कि नहीं, यहाँ अगर करना चाहते हो तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा काम हो सकता है। और इन्हीं की यहाँ के लोकल लोग के बदौलत, जो आम यहाँ की नागरिक है, जो भारत की फिल्मों से, भारत के लोगों से, भारत के पोशाकों से, हिंदी भाषा से, यहाँ हजारों लोग मिलेंगे जो प्यार करते हैं हिंदी भाषा। और मैंने तो सुना है अशोक जी, मैंने तो सुना है कि वहां पर मैं भी आया था, तो मैंने तो ये देखा कि वहां पर जितनी भी टैक्सी हैं या जितने भी लोग हैं, उनकी गाड़ियों में एफएम चैनल भी है जिसमें वो हिंदी गाने सुनते हैं, और हर घर में एक वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें वो भारत के सीरियल्स और फिल्में देखे बगैर सोते नहीं है। ये आज भी है क्या? बिल्कुल से क्या, आज भी यहाँ नमस्ते इंडिया करके एक रेडियो चैनल चलता है, नमस्ते इंडिया जी, जो जिसको हैंडल करते हैं हम लोग के अहमद जान कासिमov करके हैं, और हम लोग के बहुत अच्छे घनिष्ठ दोस्त हैं। यहाँ ओरिएंटल स्टडीज में 80 बच्चे हैं जो हिंदी की पढ़ाई करते हैं, लगभग 100 और 80 बच्चे हर साल मीन्स हिंदी के जो क्लासेज हैं अटेंड करते हैं, उस विभाग में पढ़ाई करते हैं। तो हिंदी के प्रति प्यार, बॉलीवुड के प्रति प्यार, इंडियन के साड़ी के प्रति इनका प्यार, तो ये सब चीजें ऐसी है कि ये बहुत जमाने से, और सर जो बोले थे कि हजारों साल पुराना संबंध है, ये बहुत अच्छा हम लोग के बीच में। और मुझे भी यहाँ अगर उतनी मीन्स उल्टी बिजनेस की स्थिति होने के बावजूद भी मुझे रुकने का अगर कोई यहाँ वजह बना, तो वजह यही था कि यहाँ के लोगों का प्यार। अच्छा, मैं कुछ लेकर आ नहीं था, तो मैं इसके यहाँ आने के पहले जो 3 कंट्री में गया, वहाँ बहुत प्रोफेशनल लोग मुझे टकराए, कितना का इन्वेस्टमेंट करना है, कितना का बिजनेस प्लान है, कितना आप क्या क्या इंपोर्ट कीजिएगा, पहले बिजनेस प्लान दीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मैं एक पढ़ाई करके खत्म करके खाली जेब निकला हुआ इंसान, मैं इस बात सुनता था तो मुझे कुछ समझ में आती नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोग कहे ठीक है बिजनेस की बात हम लोग करते हैं, अभी कैसा कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट पर ही मुझे ऐसा आदमी मिला जो मुझे कहा कि अब मेरे घर पे चलिए, 6 महीना रहिए, काम होगा तो पैसा दीजिएगा, नहीं तो आप चले जाइएगा। तो ऐसे लोग दुनिया में, मुझे नहीं लगता दुनिया के, मैं भी घूमा 40-45 घंटे मैं भी घूम लिया हूँ, ऐसे लोग बहुत कम जगह मिलते हैं। इन लोगों के प्यार ने ही मुझे यहाँ टिकाया, और जब प्यार जहाँ मिलता है ना सर, बिजनेस के रास्ते निकल जाते हैं। वही लोग बताते हैं। विनोद जी ये बताइए कि अब तो भारत के लोग बहुत घूमने लगे हैं, हमारे यहाँ मध्य वर्ग पे बहुत पैसा आया है पिछले 10-20 साल में, और बाहर जाने लगे हैं लोग घूमने के लिए। तो उज़्बेकिस्तान टूरिज्म के हिसाब से कैसा देश है? देखिए, इस प्रश्न पर आने के पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे जो देश, उनके साथ हमारे व्यापार संबंध और मजबूत हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, मगर एक समस्या है ज्योग्राफी की, कि बीच में जो पहले हमारे पुराने ज़माने में जो कनिष्क के समय से और उसके पहले से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो ट्रेड हुआ करता था सेंट्रल एशिया और यूरोप से, उसका रास्ता अब पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है अब कि अपनी नाक कट जाए लेकिन दूसरे का नुकसान हो। तो इसलिए अब हम पाकिस्तान के थ्रू जो डायरेक्ट रास्ता है, और अफगानिस्तान में स्थिति बहुत अच्छी हमेशा नहीं रहती है, तो वो डायरेक्ट रास्ता नहीं मिलता। हम अल्टरनेटिव रूट्स बना रहे हैं, चाबहार से या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को प्रमोट कर रहे हैं, पर वहाँ ईरान की समस्या आ रही है। तो भारत सरकार प्रयास कर रही है कि कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे कि हमारा व्यापार और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, और हमें आशा है कि हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। टूरिज्म के बारे में कहा जाए कि धीरे धीरे लोगों के बारे में पिछले कुछ सालों में जानकारी बहुत बढ़ी है भारत में उज़्बेकिस्तान के बारे में। और ये सब जो शहर हैं, सबसे पहले जब मैं ताशकंद में लैंड किया भारत से पहले पोस्टिंग में, तो मैंने देखा कि ताशकंद एक बहुत ही क्लीन और ग्रीन सिटी है। और पहली बात जो आपके दिमाग में आती है कि हम भी अपने यहाँ ऐसा कर सकते हैं। तो भारतीयों के बारे को धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, और वहाँ के जो शहरों के नाम हैं, लोगों को पहले से ही उनके बारे में जानकारी है। ताशकंद, बुखारा, खीवा, समरकंद, ये सब हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, और पास में है, एयर फेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ जाने पर रहने का, खाने का खर्च बहुत नहीं है। तो धीरे धीरे जो मिडिल क्लास भारतीय हैं, उनको लगता है कि ठीक है, अब दूसरी कई ऐसी जगह हैं जो पहले पारंपरिक रूप से जहाँ मिडिल क्लास के लोग जाया करते थे आसपास में, वो वहाँ क्या है, आप कुछ नहीं, शॉपिंग करके वापस आ जाइए। पर अगर आपको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर देखनी है, तो उज़्बेकिस्तान में उनको वो जाकर के देखने को मिलता है। और वहाँ से जितने भी मेरे मित्र वहाँ जाकर के गए हैं, वो सभी बहुत प्रसन्न हुए हैं। और उन्होंने क्या, कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि एक खीवा जैसा शहर है, जो आज भी वहाँ पहुँचने पर लगता है कि आप 12वीं 13वीं शताब्दी में पहुँच गए हैं,
इस तरह का शायद बना हुआ है। और हमारे जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान से, उससे भी टूरिस्ट पर प्रभाव पड़ता है कि यहाँ उज़्बेकिस्तान हमारा मित्र देश है, जिसके साथ में हमारे डिफेंस के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, एंटी टेररिज्म के क्षेत्र में, जो कि है एंटी रेडिकलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत सहयोग चल रहा है। और ये मित्र देश है, ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे पुराने संबंध रहे हैं। कुषाण से लेकर के वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। कनिष्क ने एक पूरा नेटवर्क बनाया, जिसको कि यूरोपियन लोग सिल्क रोड के नाम से जानते हैं, पर उन्होंने एक ट्रेड कनेक्टिविटी बनाई यूरोप से और सेंट्रल एशिया से। तो धीरे धीरे लोगों को बात मालूम हो रही है और लोग वहाँ जा करके वहाँ की क्लीनलीनेस को और वहाँ के जो लोगों के प्यार को एंजॉय करते हैं। ठीक है, इसी में एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि अब जैसे अभी हम देख रहे थे कि रूस उज़्बेकिस्तान में काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 400-500 मिलियन डॉलर्स कर रहा है, और उसने वहां पर जो है, आप तो एम्बेसडर रहे हैं, ठीक है, और जैसे तिवारी जी ने कहा कि वहां पर चाइना ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, और दूसरी तरफ ये ब्रिक्स एक पैरेलल संगठन खड़ा हो रहा है, जिसमें रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राजील हैं, और अब तो और भी देशों को ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज एन एक्स एम्बेसडर, आपको क्या लगता है कि ये एक यूरोप और अमेरिका के पैरेलल एक नई पहल है, एक दूसरी दुनिया को खड़ा करने की कोशिश है, और जिसमें ऐसे छोटे देशों का सहारा लिया जा रहा है? ब्रिक्स जो की है, ये कहना चाहिए कि एक जो पहले 4 देश से थे, फिर 5 देश हुए, और उसके बाद अब उसमें लोग कई और नए सदस्य आए हैं, और जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे देशों की संख्या बहुत है। तो उसका कारण ये रहा है कि ब्रिक्स जो की है वो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ को उठाता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने देखा है पिछले कुछ सालों में कि जो G7 है या जो अन्य डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वास्तव में वो डेवलपिंग कंट्रीज या जिसे हम ग्लोबल साउथ के नाम से भी पुकारते हैं, उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। और G20 जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसको भी पॉलिटिक्स ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। ब्रिक्स प्राइमरीली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि उसमें और भी बातें होती हैं, और उसमें जो कि उन्होंने एक डेवलपमेंट बैंक बनाया है, जिसमें ब्रिक्स के जो देश सदस्य नहीं हैं वो भी उससे मदद ले सकते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से। इकोनॉमिक बातें हो रही हैं कि हम अपनी नेशनल करेंसीज में ही कैसे व्यापार कर सकते हैं, और ऐसे क्या हम कदम उठा सकते हैं जिससे कि हमारा आपसी आर्थिक सहयोग बढ़े, और जो विकसित देश हैं वो देश आगे चल करके संपन्न हो। यह जो कि है ब्रिक्स का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ब्रिक्स आज मजबूत हो रहा है। जी, तो तिवारी जी, आप से मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ रहते हुए आप भारत को कितना प्रमोट कर पाते हैं? क्या भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जो हमारे पुराने संबंध रहे हैं इस देश के साथ, उसकी प्रमोशन के लिए आप भारत में भी कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं? सर, मैं ये बताऊंगा कि मैं यहाँ एक संगठन है जिसका नाम है इंडिया क्लब ताशकंद। इंडिया क्लब ताशकंद का काम है कि सारी जितने भारतीय रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। दूसरा, ये गैर राजनीतिक, गैर व्यवसायिक संगठन है, और सबसे बड़ा इसका काम है कि कैसे भारतीय संस्कृति को हम लोग यहाँ इतने बड़े लेवल पर ले जाएं ताकि हर भारतीय जो यहाँ रह रहा है उसको ये कभी नहीं लगे कि मैं देश से दूर रख के मैं भारत की संस्कृति को नहीं इंजॉय कर पा रहा हूँ, उसका मजा नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस वजह से हर साल एक भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होने के नाते, मीन्स अध्यक्ष होने के नाते, हर साल मैं भारत के सब पर्व को भारत से भी अच्छे लेवल पर, स्तर पर यहाँ मनाता हूँ, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को कभी यह एहसास न हो कि भारत से दूर रख के अपने किसी पर्व को मिस कर रहे हैं, नहीं मना पा रहे हैं। अभी चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश उत्सव हो, ईद हो, हम लोग हर पर्व को इंडिया से ज्यादा शिद्दत से यहाँ मनाते हैं। और इसके फलस्वरूप आज हम लोग इंडिया क्लब ताशकंद में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है।
पिछले सैटरडे को हम लोग यहाँ दिवाली मनाना शुरू कर दिए, जिसमें कैलाश खेर जी को बुलाए थे, और प्रोग्राम इतना शानदार हुआ कि हम लोग जो परमिशन था 1000 लोगों का, लेकिन 1000 लोग बाहर हॉल के खड़े थे ताकि उस प्रोग्राम को देख सकें। तो इसका मतलब एक ही मेरा कोशिश यही रहती है कि कैसे मैं भारत के सारे संस्कृति को यहाँ जिंदा रखूं, और मेरी कोशिश है। और इसके अलावा हाँ, ऑफ कोर्स इसमें हम लोग बहुत कुछ एजेंसी की मदद लेते हैं, कुछ संस्थानों की मदद लेते हैं। तो उसमें जैसे भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया उनके थ्रू, चाहे इंडिया का कल्चर मिनिस्ट्री हो गया उनके थ्रू, हम लोग कुछ ऐसे उनके पैनल में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के, जैसे वहाँ कथक डांसर वहाँ से आते हैं, वहाँ से जैसे कुछ अभी कुछ सिंगर है वहाँ से कल्चर सेंटर वाले हम लोग को भेजते हैं। हम लोग का काम है यहाँ उनका रहना, खाना पीना और उनके वेन्यू तैयार करना। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और भारत की जो संस्कृति है उसको यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उसमें यहाँ मदद करते हैं। ठीक है। तो आपकी बातों से और विनोद जी की बातों से ये तो तय हो गया कि उज्बेकिस्तान भारत का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, और यह बन रहा है। और जिस तरीके से तिवारी जी आप भारतीय कल्चर को और भारतीय कला को वहां पर ला रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से आप वहां पर अपनी भागीदारी निभाते रहें। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा सर, नमस्ते, थैंक यू।